राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम परसेंटेज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और डाइस भी ख़त्म कर चुके हैं। दो टॉपिक हमारे ख़त्म हो चुके हैं। मैं ये चाह रहा था कि लगातार ही जैसे CISI करा दी जाए या फिर इधर वेन डायग्राम वगैरह को शुरू कर दिया जाए, लेकिन बहुत सारे दोस्तों की क्वारी आने के बाद मैंने डिसाइड किया है। उन्होंने यही कहा है बार बार कि आप कुछ भी करिए, कम से कम 4 से 5 सेट तो NTPC के करा ही दीजिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें से उठा उठा के क्वेश्चंस कराइए आप। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए जाएँ NTPC के। जो भी अब क्योंकि NTPC के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर मेंस होगा भी प्री चल रहा है, फिर रेलवे का ग्रुप डी आएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये NTPC एंड ग्रुप डी दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ और रेलवे जो होता है तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाता है, बस डेटा चेंज करता है, बाकी कंसेप्ट सेम ही रखता है। तो अगर आप यहाँ से भी देख लेते हैं, कोई आर्ट का स्टूडेंट है और वो देख लेता है, समझ लेता है चीज़ों को, तो डेफिनेटली उसका काम हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को शेयर करना भी ना भूलिए। चाहे आप फेसबुक के माध्यम से करें, व्हाट्सएप के माध्यम से करें, कैसे भी करें आप, लेकिन चैनल को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैं आपकी डिमांड को पूरी कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं था इस तरीके से पढ़ाने का, NTPC का और ये रेलवे वाला ग्रुप डी के क्वेश्चंस कराने का, ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन कल जब मैं ड्यूटी से ही आ रहा था तो भी यही एक लड़का मिल गया, तो बोला सर मैं आपसे चैनल से पढ़ता हूँ, तो सर इस पॉइंट्स मैन ही है वो हमारे यहाँ पर। तो बोला सर आप थोड़ा सा, मेरा NTPC का एग्ज़ाम है, तो आप एक बार थोड़ा सा इस तरीके से करा के देखिए ताकि हमारी भी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों, समय तो हम गवाते ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर अभी हमें जो डिस्कस करूँगा वो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जो भी आए हुए हैं। ये शिफ्ट है 28/3/2016 की शिफ्ट। फर्स्ट का क्वेश्चन है 28/3/2016। ठीक है दोस्तों, ये NTPC का पेपर है। बाकी ग्रुप डी में और NTPC में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी सेम ही होता है, ऑलमोस्ट सेम होती हैं चीज़ें। तो इसलिए आप ग्रुप डी वाले भी इसे पढ़ें और NTPC वाले भी पढ़ें। ठीक है, तो उसके ही क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में एग्जैक्ट नहीं लिख पाऊंगा दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि लिखने में बहुत सारी परेशानी होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके से आई। उसने कहा कि जैसे कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी दुकानदार है, उसने कोई मोटरसाइकिल बेची है। ठीक है, एग्जैक्ट लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको। हाँ, साइकिल बेची है कोई दुकानदार ने। ठीक है, तो कोई दुकानदार है, उसने इस तरीके से आपके सामने ग्राफ दे दिया गया। ठीक है, और कहा कि कोई दुकानदार है, उसने इस जैसे मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, यानी सोमवार हिंदी वाले। इतना तो शायद सबको पता ही होगा यार, चलो फिर भी बता देते हैं। मंडे को बोलते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, तो ये कुछ स्लॉट दे रखे हैं उसने कि ये साइकिलों की संख्या है इधर। ठीक है दोस्तों, तो जो क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं करा दिया है मैंने आपको, परसेंटेज के भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो एग्जाम में आए हैं NTPC में, और जो मैंने परसेंटेज कराया है आप देखना कहीं कुछ इड़ता ही नहीं है यार। ठीक है, तो मेरा इरादा तो वो उसी तरीके से कराने का था, लेकिन बार बार जब मिलते हैं, मिलने भी लग गए हैं अब तो लोग, तो उसमें बार बार ये कहा रहे हैं कि सर एक बार NTPC का देख लीजिए, कम से कम 10 पेपर ही करा दीजिए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमारा भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब सोचा है कि ऐसे ही करा देते हैं एक बार, फिर और करेंगे कुछ। ठीक है, तो क्वेश्चन देखना आप, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसे ही थी कि ये कोई शॉपकीपर है, इसने सोमवार को बेची है 8 साइकिलें, मंगलवार को बेच दी 6 साइकिलें, बुधवार को बेची है 10 साइकिल, और बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को बेची है 12 साइकिल, और फ्राइडे को बेची है 10,
और सैटरडे को बेची हैं 6। और देखना आप दोस्तों, ये 6 और 8 के बीच में है। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाला स्लोट यहाँ तक है। तो ये 6 और 8 के बीच में है, 6 और 8 के बीच में कहीं 7 स्टैंड कर रहा होगा। अब आप ये मत कहना वहां पर कि सर 7.5 होगा तो क्या करेंगे। तो 7.5 तो भाई कोई साइकिल नहीं होती है। इतना तो आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप जब ये दिमाग भी लगा सकते हैं 7.5 का, तो इतना भी कॉमन सेंस रखिए कि जो साइकिल होती है यूनिट में होती है। आधी अधूरी साइकिल थोड़ी होती है। कोई कहे आधी साइकिल दे दे मेरे को, ऐसा कभी कहते हो कि आप दुकान पर जा करके? या तो आप कहते हो 5 साइकिल दे दो, या कहोगे 1 साइकिल दे दो। कभी ऐसा कहते हो 2.5 साइकिल दे दो मेरे को, ठीक है। तो ये डाउट है लड़कों के मन में आता रहता है, इस तरीके का बेहुदा डाउट है, कोई इनका सेंस नहीं आने का। लेकिन आप ध्यान रखना 6 के बाद यहाँ पर 7 ही आपको लेना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप लाइन प्लॉट करते हैं तो ये 7 ही आएगा ग्राफ आपका, ठीक है। और संडे को इसने बेच दी है 10। देखिए 10 और 12 के बीच में आया है इसका ग्राफ, तो 10 और 12 के बीच में कहीं 11 ही होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुकानदार ने थर्सडे से और संडे तक कितनी साइकिलें बेची हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछ रहा है कि शॉपकीपर ने थर्सडे से संडे तक कितनी साइकिलें बेची हैं, ठीक है, कितनी बाइसिकल को सेल किया है। तो सेल करने का सीधा सीधा बाइसिकलों की संख्या जो सेल की गई है वो इस क्रम में है। अब आप इनको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सिर्फ जोड़ के और उस जोड़ को यहाँ बताना है कि ऑप्शन आपके सामने है। जोड़ोगे कैसे, सिंपल है जोड़ना। आप ये देखिए कि उसकी थर्सडे को कितनी साइकिल बिकी। थर्सडे को बिकी 12 प्लस, ठीक है। ये क्वेश्चन मुकदमानी होने वाले हैं, लेकिन मुझे समझाने के लिए सब करना पड़ रहा है, ठीक है। नहीं तो ये करने की जरूरत भी नहीं है। 12 10 22 22 और 7 29 29 और 11 40 इस सवाल का राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड होता है, ठीक है। तो थर्सडे हो गया, थर्सडे को उसने बेची है 12 साइकिल, फ्राइडे को बेची है 10 साइकिल, सभी को जोड़ दो आप। और सैटरडे को उसने बेची है 7 साइकिल, ठीक है दोस्तों। और संडे को उसने बेच दी है 11 साइकिल। तो जो टोटल साइकिल सेल की गई है वो की गई है 12 10 22 22 और 7 29 29 और 40, ठीक है। तो 40 साइकिलों को सेल किया गया है। तो इस सवाल का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। दिखने में देखो भारी भारी भरकम क्वेश्चन दिखता है। जो 8 वाले बच्चे हैं वो सोचते हैं पता नहीं क्या ही दे दिया ऐसा ग्राफ में, लेकिन ऐसा आप बिल्कुल भी ना समझे। आप ये देखिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको क्या कह रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई शॉपकीपर है, वो साइकिलों को इस क्रम में बेचता है। मंडे को बेचता है 8 साइकिल, ट्यूसडे को बेचता है 6 साइकिल, ठीक है। तो इस तरीके से जब वो बेच रहा है, अगर वो उसने पूछा है थर्सडे से संडे, अगर वो पूछता है कि उसने मंडे से सैटरडे तक टोटल कितनी साइकिलें बेची, तो आप सभी का जोड़ कर देंगे। अगर वो पर्टिकुलर डेज आपके सामने पुटअप कर देता है इस क्वेश्चन में, देखिए ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा और भी वैरायटीज में वो बना सकता है। कैसे, वो आपसे पूछ सकता है कि मंडे, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब किसमें इसमें कुछ और वैरायटीज मैं ऐड कर रहा हूं क्वेश्चन की, जो और लैंग्वेज वो रख सकता है। वो कह सकता है कि मंडे प्लस वेडनेसडे प्लस और फ्राइडे, ठीक है दोस्तों, और संडे। अब वो कह सकता है कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे को कितनी साइकिलें बेची। तो आप कुछ मत इनको करना, करोगे कैसे, आप सीधा इनका योग करोगे। योग कैसे करोगे, 8, मंडे को 8 बेच रहा है, वेडनेसडे को कितनी बेच रहा है दोस्तों 10 बेच रहा है, फ्राइडे को कितनी बेच रहा है 10 बेच रहा है, और संडे को कितनी बेच रहा है 11 बेच रहा है, ठीक है। तो 10 10 20 30 और कितना आएगा, आप इनको जोड़ेंगे तो आएगा 10 10 20 30 30 और 9 39। तो उस केस में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इस तरीके से वो क्वेश्चन की लैंग्वेज डाल सकता है। आपको इस तरीके से नहीं रहना है कि अगर उसने यही पूछा है तो यही पूछेगा, ठीक है। हाँ, पूछेगा इसी के इर्द गिर्द, ये कंफर्म है। एनटीपीसी रेलवे के जो भी होता है आरआरबी का, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे लोको पायलट का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, ठीक है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो सेम रहती है, थोड़ा सा चेंज करता है वो डेटा में। जैसे यहाँ मान लो उसने कह दिया कि थर्सडे से संडे उसने पूछ लिया, तो अगली बार वो हो सकता है कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे पूछ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि वो शुरू के 3 दिन पूछ ले, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का बताओ,
ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है, सभी को एक साथ पूछ सकता है कि पूरे सप्ताह में उसने उसने कितनी साइकिल बेची है। तो कुछ नहीं करना है इस सवालों में, आपको सीधा सीधा इन अंकों का योग कर देना होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं इसे। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट लैंग्वेज है, जो एग्जामिनर ने आरआरबी की जो एनटीपीसी का एग्जाम है या रेलवे का ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है आया के सामने आया कि 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, ये कह रहा है कि जो 16 है इसका स्क्वायर रूट, इंग्लिश वाले देख लेना, 16 का स्क्वायर रूट और एंड, ठीक है, 4 का स्क्वायर, इनका मल्टीप्लिकेशन वो जानना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों की जो 16 होता है इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है, और जो 4 होता है इसका जो वर्ग होता है दोस्तों वो होता है 16। अब ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा है इनका गुणनफल ही पूछा है, जोड़ बाकी गुणा भागी करा रहा है, तो 4 गुणा 16 यानी 16 तो 64, तो 64 इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब कल को वो कुछ आपसे, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कल आपसे इसी तरीके से कोई और डेटा दे देगा, आपको 25 दे देगा, 25 का वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल 25 का कितना आएगा 5, और 5 का स्क्वायर रूट ज्ञात करें, स्क्वायर रूट हो गया 25, सॉरी स्क्वायर हो गया 25, और आपसे कह सकता है कि इनका गुणनफल बताओ, तो 25 गुणा 5 यानी कि 125। तो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्यूचर में, जो भी एग्जाम होने वाले हैं अभी या चल रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखिए, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, ये मेरी तरफ से मैंने आपको बताया है, कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कुछ है भी नहीं खास, जिसको पता है टेबल याद है, मैंने बोला था अच्छे से, शुरुआत में ही बोल दिया था कि आप पहाड़े याद कर लीजिए, मल्टी टेबल को याद कीजिए, स्क्वायर रूट याद कीजिए। ठीक है, स्क्वायर को याद कीजिए, क्यूब याद कीजिए। ठीक है, मैंने सब बोला है, आप नहीं करोगे तो फिर कहाँ से होंगे क्वेश्चन। ठीक है, आज तो ये 16 है, कल को कोई बड़ा स्क्वायर रूट भी आ सकता है आपके सामने। ठीक है, तो उसको देख लेना, और फिर भी अगर आपको एक चाहते हो कि मैं आपको बताऊं तो आप एक बार कमेंट करके बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना, फिर उसको सुनते रहना आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कर रखा है, भाग दे रखा है किससे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा से, और इसका फिर इसने स्क्वायर रूट कर रखा है, वर्गमूल कर रखा है, हिंदी वाले ध्यान दें वर्गमूल, और इंग्लिश वाले बोले तो स्क्वायर रूट। ठीक है, और इस तरीके से आपके सामने 4 ऑप्शंस रख दिए कि ये जो डेटा है, इसने जो एग्जामिनर ने क्या कहा है कि ये जो, अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा आपके पास, टेन थीटा आएगा, कोट थीटा आएगा, सेक थीटा आएगा या कोसेक थीटा आएगा, इनमें से कोई 4 में से एक ऑप्शन आपका आना है। मैं एग्जैक्ट ऑप्शन ले रहा हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और आप बार बार मेरे से ये मत पूछना कि सर ग्रुप डी के लिए अलग से करा दो। ठीक है, तो ये सबके लिए कॉमन ही चल रहा है, आप ये मानिए। ठीक है, ये एनटीपीसी के लिए, रेलवे एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी हो या रेलवे लोको पायलट का हो, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, ठीक है, उसमें इस तरीके से ही फर्जी फर्जी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही हल्के लेवल के क्वेश्चन आते हैं मैथ में, रीजनिंग में। ठीक है, मैं आपसे डिस्कस कर ही रहा हूँ, 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और भी करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि इन क्वेश्चनों का लेवल क्या है। ठीक है, अब उसने ये पूछा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों एक इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मैं बताता हूँ आपको। साइन स्क्वायर थीटा, जो 8 वाले बच्चे हैं उनको शायद समझ में नहीं आएगा अगर मैं सीधा ही सवाल को कर दूंगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा डिटेल में कराना पड़ेगा। ठीक है, एक इक्वेशन होती है दोस्तों, इसे आप याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब अगर आपको एग्जामिनर ये कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को ये उठा करके इधर ले आया, तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा बच गया। भाई अगर आपको एग्जामिनर ये कह रहा है कि ये साइन स्क्वायर ये होती है, ये आपको याद रखें आप डायरेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद आपको अगर एग्जामिनर ये कहता है कि इस साइन स्क्वायर थीटा को उठा करके इसने इधर चिपका दिया, तो क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा। और अगर कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले आया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है।
ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। और 1 बटे यानी डिवाइड का साइन आया तो डिवाइड मैंने किया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा से, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है दोस्तों, तो साइन स्क्वायर थीटा के, और ये इसका स्क्वायर रूट कर रखा है इसने। ठीक है दोस्तों, एक तो आप ये याद रखें। एक बात इस सवाल को करने के लिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि जो टेन थीटा होता है हमारा, टेन थीटा जो होता है वो होता है दोस्तों साइन थीटा। जो 8, देखिए मैथ के बच्चे हैं वो तो इसको बहुत चुटकियों में कर जाएंगे, मुख जबानी भी कर देंगे, लेकिन जो 8 का बच्चा है, क्योंकि एनटीपीसी तो वो भी दे ही रहा है, जो कॉमर्स का लड़का है वो भी एनटीपीसी लिख रहा है, दे ही रहा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताना पड़ रहा है, एक एक चीज को बताना पड़ रहा है, कहीं कोई कंसेप्ट रह ना जाए, और इसलिए मुझे इसको डिटेल में करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको, अगर आपको लगता है कि आपका लेवल अच्छा है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़्यादा स्पीड से देख लें, और अगर आपको लगता है कि लेवल थोड़ा सा कम है, आर्ट से बिलोंग करते हो आप, तो आप आराम से देखें, चीज़ों को बनाने की कोशिश करें। इस सवाल में एक तो आपको ये पता होगा तब आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। दूसरा दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसका इन्वर्स होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा होता है दोस्तों वो होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छे से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो शुरुआती दौर में ही निपटा देंगे ऐसे क्वेश्चनों को, तो बहुत अच्छे से वहां पर डिस्कस कर रहे होंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए कि जो साइन टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा का मान क्या होता है, कोट थीटा। तो कोट थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट जब आप करोगे दोस्तों तो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा आपके पास फाइनल क्या, कोट थीटा। तो कोट थीटा ही इस सवाल का राइट ऑप्शन है। कोट थीटा जो भी आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, ये इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा जब आप इसको करोगे दोस्तों तो जो पावर है इसकी लगेगी 1/2। स्क्वायर रूट जब आप इसका करोगे तो स्क्वायर रूट जब आप करोगे तो पावर 2 है। ठीक है, कोट थीटा की कितनी है, पावर 2 है, और जब आप इसका स्क्वायर रूट हटाओगे तो 1/2 लगेगा, तो पावर से पावर घटेगी, तो आपके पास आ जाएगा सीधा कोट थीटा। ठीक है, तो आप इस तरफ इतना याद रखिए कि जब भी स्क्वायर हो अंदर और स्क्वायर रूट किया जाए उसका तो वो एग्जैक्ट बाहर आ जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट में क्या होता है भाई, 1/2 ही तो पावर होती है। अब जैसे आपको कहें कि क्यूब रूट क्या होगा, तो 1/3 हो जाएगी पावर। ठीक है, अगर आपको कोई बोलता है कि क्यूब रूट क्या हो गया, तो क्यूब रूट जब हटता है तो 1/3 पावर हो जाती है। कभी क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे उसके बारे में भी। ठीक है, अभी आप स्क्वायर रूट का देखिए, मेरा जल्दी से टारगेट ये है कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो करा दिए जाएं एक बार। ठीक है, नहीं तो इसमें और भी कुछ बताने को है वो बता सकता हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देखिए। मैं आपको इसकी लैंग्वेज बोल के बताता हूं। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए इसे, मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं एक बार बोल के बता देता हूं कि एग्जामिनर की जो लैंग्वेज है वो क्या है। एग्जामिनर ये CISI का क्वेश्चन है, जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में उसने क्वेश्चन एग्जामिनर ने ये उठाया है कि रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 10% एनुअली है। ठीक है, और उसने कहा है कि जो प्रिंसिपल है वो 37,500 रुपये है, टाइम है 1.5 साल उसने दिया है, 1.5 ईयर, और उसने कहा है कि जो दर को, ये तो कहा है एक नॉर्मल वे में दिया है कि कोई धन है 37,500 का, कोई धन है 8% की रेट से 1.5 साल में कितना हो जाएगा। ठीक है, जब उसने दर को हाफ ईयरली काउंट किया है। ठीक है, ये क्या है, 8% एनुअली है और ये है हाफ ईयरली। इस बात को समझिए आप दोस्तों, इसमें डिफरेंस है बहुत। अगर वो ये कहता है कि दर को आप ईयरली काउंट कर लो तो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। अगर वो कहता है कि हाफ ईयरली काउंट करिए आप तो फिर अलग तरीके से बनेगा। ठीक है, क्वार्टरली अगर वो कहता है
तो अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो जो एग्जामिनर की एग्जैक्ट लैंग्वेज थी मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा कि 37,500 रुपए की कोई धनराशि है, 8% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 साल में कितना हो जाएगी यदि ब्याज को अर्धवार्षिक काउंट किया जाता है। ठीक है, अर्धवार्षिक मतलब काउंट किया जाता है, इस तरीके से आप देखिए इसको। ठीक है, अर्धवार्षिक उस पर ब्याज लगाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये सीआई का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। जब हम ये नेक्स्ट टॉपिक अब यही पढ़ेंगे, इसके बाद ये जब पेपर वगैरह करा दूंगा तो सीआई का ही कराऊंगा। बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इससे। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे दोगे आप, वो देख लीजिए। जब भी आपके सामने देखिए दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज लिया हूँ और इस तरीके से ऑप्शन उसने दिए हैं 42,182 सॉरी 42,182.40 रुपये, 42,000 रुपये इस तरीके से दे रखे हैं ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हाफ ईयरली रेट क्या है, हाफ ईयरली है आपकी रेट क्या है, हाफ ईयरली काउंट किया जा रहा है। ठीक है, जब भी आप इस बात को ध्यान में रखिए कि जब भी रेट हाफ ईयरली होगा तो समय दुगना हो जाएगा और दर आधी हो जाएगी। ठीक है, हाफ ईयरली को क्योंकि हमारे पास तो एनुअली दे रखा है, ठीक है, इसको हाफ ईयरली में काउंट करोगे तो हाफ ईयरली करने के लिए दोस्तों दर आधी हो जाती है, आधी व समय दो गुना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद ध्यान में रखना कि जब भी आप हाफ ईयरली को, अभी आप ध्यान में रखना, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा जब मैं सीआई पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इसके बाद यही टॉपिक आना है सीआई का ही, तो आपको ये शायद डाउट वहां रहेगा नहीं, फिर भी मैं यहाँ पर आपकी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका ये सवाल बढ़िया से बन जाए। ठीक है, जब भी देखिए आपके सामने दर हाफ ईयरली, एग्जामिनर कहता है कि जो दर है उसको हाफ ईयरली काउंट करके आप निकालिए मिश्र धन कितना आएगा। ठीक है, कितना धन वो कमा रहा होगा। एक तरीके से आप ये देख लीजिए दोस्तों कि आपके पास 37,500 रुपए है, आप ये कह रहे हैं कि मेरी 8% की दर है, 37,500 रुपए है मेरे पास और 1.5 साल के लिए किसी और को आपने ब्याज पर दे दिए। ठीक है, फिर आप कह रहे हैं कि यार ईयरली में मजा नहीं है, मैं तो हाफ ईयरली इस पर ब्याज लगाऊंगा, मतलब अर्धवार्षिक ही ब्याज लगाऊंगा इस पर, क्योंकि अर्धवार्षिक लगाओगे तो ब्याज ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, अर्धवार्षिक उस पर ब्याज लगाया धन पर। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अर्धवार्षिक जो ब्याज लगाया है, जैसे ही आपने अर्धवार्षिक ब्याज लगा दिया तो दर आपकी आधी हो गई और समय दोगुना हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को निकाल सकते हैं, उसका डिटेल में आपको बताऊंगा जब मैं सीआई पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ सॉल्यूशन करा रहा हूं तो सॉल्यूशन में सब चीजें बता नहीं सकते, एग्जैक्ट जब पढ़ाएंगे टॉपिक को तब बच्चे से बताएंगे। ठीक है, तो दर आधी और समय दोगुना हो जाएगा, इतना याद ध्यान में रखना। तो दर जो है यहाँ पर रेट क्या है, जो दोस्तों रेट आई है वो मेरे पास कितनी निकल के आई है, दर आधी होगी, यानी कि 8 का आधा कितना होगा 4%, और जो टाइम है दोस्तों वो कितना आ गया, दोगुना हो गया, यानी कि 1.5 साल जो है आपके सामने कितना है 1.5 साल, इसको आप 2 से गुना करोगे तो 3 साल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपकी जो रेट है वो 4% है और टाइम कितना है 3 साल का है। अब आपको इस पर मिश्र धन निकालना है, तो एक तो वही अपना जो 10th का मेथड है उसी से भी आप कर सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ, और एक बढ़िया मेथड ही मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसके 3-4 तरीके हैं इन क्वेश्चनों को करने के, मैं तीनों तरीके ही आपसे डिस्कस कर देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उससे करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि 10th मेथड मेरे लिए तो जिंदाबाद है तो आप उसमें टाइम लगा लेना अपना आराम से और करना, क्या दिक्कत है, क्योंकि कर ही लोगे। 100 क्वेश्चन आने हैं मेंस में तो शायद 120 आने, हाँ 120 आने हैं, तो उसमें जीएस के भी रहेंगे 50-60 क्वेश्चन, तो आप बना लाओगे आराम से। ठीक है, तो आपके सामने अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो रेट है वो 4% की है और टाइम है 3 साल का है। मैं सबसे पहले इसकी बेस्ट अप्रोच की बात करता हूँ। ठीक है, इसमें अगर बेस्ट अप्रोच हमें डालनी हो तो क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखिए दोस्तों कि जो सीआई होता है ना, मैं जब टॉपिक कराऊंगा आपको तो बहुत अच्छे से बताऊंगा, मैं यहाँ पर सब चीज नहीं बता सकता, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं शुरू नहीं कर रहा था, यही वजह थी कि मैं इन क्वेश्चनों को ले नहीं रहा था। क्योंकि अब मैं क्या बताऊं इसमें, देखिए आप इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे एक साथ बतानी पड़ेंगी, एक ही क्वेश्चन में बतानी पड़ेंगी, तब जाके कोई लड़का समझ पाएगा कि हाँ ऐसा होता है।
टॉपिक को जब हम शुरुआत करते हैं, जैसे मैंने परसेंटेज कराया है आपको, डाइस कराया है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को उठाया, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। अब मैं यहाँ पर कोई चीज़ स्किप भी करूँ तो भी मुझे लगेगा कि यार पता नहीं सामने वाले को आता है कि नहीं आता। ठीक है, स्किप ना करूँ तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, वो मैं लगा नहीं सकता। ठीक है, तो अब मैं जो बता सकता हूँ आपको, मैक्सिमम बता सकता हूँ मेरी तरफ से, मैं वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो सीआई होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो X% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, X% है आपकी, रेट मान लो दोस्तों आपकी है X% एंड Y%। ठीक है, ये सवाल से हट करके आपको चीजें आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आती हैं अगर अभी तक भी और आप एनटीपीसी देने की कुछ फिराक में है, तो फिर आप जाने कैसे देंगे। ठीक है, या ग्रुप डी देने की फिराक में लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से। जो रेट है, मान लो कि मैंने कहा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो X% और Y% है, इसका बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट मेथड यही है इस टाइप के सवाल को करने का। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि सीआई बताओ आप, तो सीआई होगी दोस्तों उसकी X% प्लस Y% प्लस XY अपॉन 100%। ये मेरी 2 ईयर की सीआई होती है। ठीक है दोस्तों, अगर वो कहता है कि मान लो यहाँ पर तो 3 साल आ गया है, अगर कल आपसे वो भी ये भी कह सकता है कि 2 साल का सीआई क्या होगा, 2 साल का उसका अमाउंट क्या होगा, तो आप कैसे सवाल को करोगे। तो 2 साल के लिए आपको सीआई निकालना पड़ेगा उसका। तो सीआई जो होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसका, चक्रवर्ती ब्याज, हिंदी वाले ध्यान दें, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं। तो उसका चक्रवर्ती ब्याज होगा वो निकलेगा X% प्लस Y% प्लस XY अपॉन 100% से। ठीक है, इस तरीके से 2 साल का निकल जाएगा। अब मान लो कि रेट वही आपकी रेट आ गई 4% है, यहां पर कितनी है 4%। ठीक है, अब 4% ही है, लेकिन यहां पर जो समय है वो है 3 साल। तो जब भी आपको दोस्तों 3 साल का निकालना पड़े ना, तो इसके लिए ये अप्रोच रखिए आप। रेट क्या है 4% और 3 साल के लिए निकालना है। एक बार मैं आपको बताता हूं कि रेट आप 4% छोड़िए, आप बोलिए कि रेट है A%। ठीक है, एक कॉमन वे में रखते हैं सवाल को। ठीक है, सवाल बाद में करेंगे, पहले मैं आपको कॉमन चीजें बता रहा हूं जो इन सवालों में ध्यान रखनी होंगी आपको। रेट है मान लो A% और समय है आपका 3%, 3 साल का। ठीक है, तो आपके लिए सबसे जानदार जो तरीका होगा वो होगा 3A डॉट, और इस तरीके से आप 4 अंक पैलेस करेंगे यहां पर 3A डॉट, और उसके साथ में ये 4 अंक यहां पर पैलेस करेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इन 4 अंकों में आप क्या भरेंगे वो देख लो। ये जो 2 अंक है यहां पर भरा जाएगा A का क्यूब। ठीक है दोस्तों, और यहां जो 2 अंक है यहां पर भरा जाएगा 3A²। ठीक है, तो ये 4 अंक होंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, चल रहा है। जो रेट है वो A% है, ये जनरल वे में मैं आपको बातें कर रहा हूँ आपसे। रेट है वो A% है और समय है 3 साल का। तो आपके लिए जो सीआई होगा दोस्तों, क्या होगा सीआई, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा आपका, चक्रवर्ती ब्याज होगा, उसकी जो दर होगी वो होगी 3A डॉट 3A²A³ और आप ये ध्यान रखना दोस्तों, कई बार क्या होगा जब आप A³ कर रहे होगे तो 125 आ जाएगा वहां पर। ठीक है, 5 का A³ जो है 125 हो गया। अब जब आप 125 करोगे तो वहां 25 ही आपको लिखना पड़ेगा, एक आपका A बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ A³ में से, आप ये ध्यान रखना दोस्तों कि A³ में से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट यहाँ पर पैलेस करनी है। मैंने कहा ना कि 3A डॉट 4 अंक आएंगे 1 2 3 एंड 4। अब ये जो लास्ट के 2 है यहाँ पर A³ पैलेस होगा, जो बच जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3A², और यहाँ पर भी 3 अंक बन रहे हैं तो 2 ही अंक पैलेस होंगे, एक आगे चला जाएगा और आगे वाले में ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी। क्या आएगी 3A डॉट, आप ये याद रखिए 3A डॉट 3A²A³। ठीक है दोस्तों, ये मेरा 3 साल का अगर A% की दर है तो मेरा आ जाएगा ब्याज।
अब मेरी जो दर है वो है 4%। अब आप देखना ध्यान से, जो मेरी दर है वो है 4% की, जो एग्जैक्ट। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है, इतना आपको पता होना चाहिए अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, अब जो एग्जैक्ट सवाल में लेता हूं, दर है 4% की, समय है 3 साल। दर है A% यानी 4% की, समय है 3 साल। तो मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितने परसेंट होगा वो देखिए आप। ये डायरेक्ट दोस्तों परसेंटेज में लाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इतने परसेंट होगा। ठीक है, तो जो CI होगा मेरा वो होगा क्या, 3A, 3A कितना है 4 डॉट 3A स्क्वायर A क्यूब। अब 4 का क्यूब जब आप करोगे दोस्तों तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। आपने 64 को यहां रख दिया, फिर आपने कहा कि 3A स्क्वायर, A कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 दिया 48। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहां पर पुट कर दिया है 3A डॉट 3A स्क्वायर A क्यूब। ठीक है, ये हो गया मेरा 3A डॉट 3A स्क्वायर A क्यूब। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास जो दर आई है दोस्तों वो आ गई है मेरी 4/12.4864%। ठीक है, तो मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की जो जो चक्रवर्ती ब्याज है मेरा, उसकी जो दर निकल के आई है वो आई है 12.4864%। ठीक है दोस्तों, इतना आपको शायद समझ में नहीं आया होगा या आया होगा, मुझे नहीं पता आया है कि नहीं आया, क्योंकि इसमें आपका बेसिक्स अगर मजबूत नहीं होंगे तो फिर आप वो 10th वाले फॉर्मूले से ही जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं सबसे बेस्ट मेथड की बात कर रहा हूँ, वो आप देखिए। इन चीज़ों को अगर आप अपने क्वेश्चंस में कर डालते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, मैं एक बार इनको मिटा रहा हूँ इधर वालों को, जो मैंने इसका बेसिक डिस्कस किया था। दोस्तों अब आप ये देखिए कि भाई जो कंपाउंड, मान लो कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 100% है और आपको पता लग गया है कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है, जो चक्रवर्ती ब्याज बन रहा है आपका वो बन रहा है 12.4864%। यानी कि अब आपको सवाल ने क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। वो सवाल क्या, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, अमाउंट, कि धन बताओ कितना बनेगा। ठीक है, मिश्र धन कितना बनेगा, हिंदी वाले। ठीक है, क्या बनेगा, मिश्र धन। तो आपके पास आप अमाउंट कैसे निकालते हैं, मिश्र धन कैसे निकालते हैं। आपने 100 रुपए किसी को ब्याज पर दिए और आपको 10 रुपए ब्याज के मिल गए, तो मैं कहूँ कि आपका अमाउंट कितना आया भाई, आपका मिश्र धन कितना बना। तो आप क्या कहोगे कि 100 रुपए तो मैंने दिए थे, 10 रुपए मेरे ब्याज के मिल गए, तो मेरे पास हो गए 100 + 10 यानी कि 110 रुपए मेरे को मिल गए हैं। यही मेरा क्या है, अमाउंट है, यही मेरा मिश्र धन है। तो मैं जब आपको ये कह रहा हूँ कि आपकी जो इनकम है, जो सॉरी आपकी जो प्रिंसिपल है वो 100% है, आप ये मानिए कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 100% है और आपको 12.4864% आपको ब्याज मिल गया है, तो आपका मिश्र धन कितना होगा, 112 यानी 100 + 12 करेंगे तो 112.4864% आपका अमाउंट हो जाएगा। किसका, जो प्रिंसिपल है उसका। ठीक है, तो यहां से जो सवाल होगा वो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। 37,500 का 112.4864%। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों 112.48 चीज आपको समझ में आया होगा। 64 जो मैंने लिखा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये माना है कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो 100% है, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है, जो मिश्र धन जो चक्रवर्ती ब्याज मेरे को मिल रहा है वो मिल रहा है 12.4864%। तो 12 + 100, 100 + 12.4864% कितना आएगा, यही मेरा क्या होगा, मिश्र धन होगा। भाई 37,500 का 112, एक बार इसको छोड़ दीजिए, 37,500 का लगभग 112% मेरा मिश्र धन होगा। आप इस तरीके से सवाल को लैंग्वेज में बदल सकते हैं, ये यही सवाल है। ठीक है, तो 37,500 का 112.4864% को जब हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 करेंगे आप, जो मैंने आपको परसेंटेज में बहुत अच्छे से बताया भी है। क्यों करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वहां जाके देखिए। ठीक है दोस्तों, तो जब आप ये दशमलव हटाते हैं यहां से तो आपको गुणा करना पड़ेगा 4 बिंदुओं से। ठीक है, तो जब आप 4 बिंदुओं से जब इसको गुणा करेंगे तो ये 4 बिंदु आपको नीचे लगाने पड़ेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आप
सीधा सीधा सवाल को निपटा सकते हैं। तो 25 से जब आप इसको काटेंगे तो 25 चौक कितना आएगा 100, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, ये कट गया है। आप 4 से इसको निपटाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 अंठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छक्का 24। जब आप 28, 12, 16 इसको आप 15 से गुणा करेंगे दोस्तों तो आपके सामने होगा 6 पंजे 30, 3, 5 से 3 8 और 5 दूनी 10, 6। ठीक है दोस्तों, मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि आप एक बार जब यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है, तो एक बार आप ऑप्शंस पे नजर मारिए यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शंस पे नजर मारिए कि ऑप्शंस किस तरीके से सेट किए गए हैं। ऑप्शंस है जैसे 0.40 आ रहा है आपके बाद, तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कि पॉइंट तो लगना है, क्योंकि नीचे 100 से डिवाइड कर रखा है, 100 डिवाइड में नीचे वो रखा हुआ है, तो ये तो कंफर्म होगा कि पॉइंट लगेगा। एक पॉइंट का उत्तर और था, पॉइंट का ऑप्शन और था, वो मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो जब आपको ये कंफर्म हो गया कि पॉइंट लगेगा, तो आप ये देखिए दोस्तों, जब आपने इसको गुणा कर दिया, यहाँ तक कर लिया, फिर उसके बाद आप नीचे से शुरू होइए 16, और जब आप यहाँ तक भी सोल्व कर लेंगे तो आ गया 40। ठीक है, तो जब आप इसको 100 से डिवाइड कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जाकर के पॉइंट लग रहा होगा आपका। ये मैं आपका टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन में भी, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। आप ऑप्शंस पे एक बार अगर नजर मार लेते हैं तो आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे, नहीं तो आपको फिर पूरा कैलकुलेशन करोगे आप। ठीक है, तो आप वो चीज को समझिए कि आप एक बार ऑप्शंस पे नजर डाल लीजिए एग्जाम में कि आपका ऑप्शंस किस तरीके से सेट किए गए हैं। ठीक है, आपको जब इतना पता लगेगा कि डिवाइड बाय 100 है तो 2 तो लगेंगे, जब आपने और थोड़ा सा दिया 2 डिजिट आपने निकाल लिए, तो आपको एक कंफर्म हो गया कि जब लास्ट में चाहे कुछ भी आए, इधर चाहे कुछ भी आए, लेकिन ये कंफर्म हुआ कि 0.40 जरूर आएगा। ठीक है, ये मेरा कैसे कंफर्म हुआ दोस्तों, ये दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। ठीक है, आपका ये कंफर्म हो चुका है कि 0.40 जरूर आएगा। जब आपकी कैलकुलेशन होके जब फाइनल आंसर आ रहा होगा, अमाउंट जब आप निकाल रहे होंगे, तो 0.40 जरूर आ रहा होगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो 0.40 जब आपका आ रहा होगा तो उस तरीके से आप सीधा ही इस ऑप्शन पे राइट कर सकते हैं बिना कुछ कैलकुलेशन किए। आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तब कर पाएंगे जब आप ऑप्शंस पे नजर डालेंगे। ठीक है, ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट क्या है कि एक बार आप 2 डिजिट तो चेक कीजिए लास्ट के, तो 2 डिजिट आपने चेक किया तो आपको पता लग गया कि 0.40 आना है, तो जो भी ऑप्शन 0.40 होगा लास्ट में वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर कई लड़के क्या होते हैं, उनको विश्वास नहीं होता है कि वो उन्होंने जो किया है, क्या वो सही किया है या गलत कर दिया। तो भाई दोस्तों, आपको अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी आप कैलकुलेशन करके ला रहे हैं वो सही किया है आपने। ठीक है, फिर भी अब कई लड़के होंगे जो ऑप्शंस पे नजर नहीं डालेंगे, वो क्या करेंगे, पूरे को सोल्व करेंगे। कैसे, जैसे मैं यहाँ तक तो कर लाया था इसको, 5 से यहाँ तक के 6, 8 पंजे 40, 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, फिर वो इधर करेंगे 28 12, फिर वो इनको जोड़ेंगे। ठीक है, 8 से 14 1 और 1 2, 6 2 8 1 9 और 1 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, तो इस तरीके से वो निकाल के ला रहे होंगे। सॉरी, ये 8 आएगा, 6 2 8, ठीक है, 182। तो अगर आप पूरा कैलकुलेशन भी करते हैं दोस्तों तो 42,182.40 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी 42,182.40 ही आ रहा है। आपको ये 10th बोर्ड के एग्जाम नहीं है, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है ये चीजें। जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था, 1 डे कम्पिटेटिव एग्जाम स्ट्रेटेजी मैंने आपसे डिस्कस की है, तो मैंने वहीं यही चीजें डिस्कस की हैं कि ये कोई कंपटीशन एग्जाम आप इसको एकेडमिक से मत तोलिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप जब पूरा सोल्व करेंगे इस तरीके से तो ही आपको नंबर मिलेंगे। आपके पास तो सीधा ऑप्शन पे टिक होना चाहिए, तभी आपको राइट नंबर का राइट क्वेश्चन का राइट आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और वो टाइम आप यहाँ से बचा सकते हैं। आपको जब इतना पता लग जाता है कि भाई ऑप्शंस की डिमांड क्या है, उस हिसाब से आपने सेट कर दिया, राइट टिक मारा, आगे निकल गया। एक लड़का तो वो है जो इस तरीके से निकल गया आगे। एक लड़का 2 मिनट लगा रहा है और ये कैलकुलेशन कर रहा है और फिर वो टिक मार रहा है, मारेगा तो वो भी सही था, लेकिन वहां बहुत पिछड़ जाएगा, वो लाखों के नीचे आ जाएगा वो। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। टाइम ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, 39 मिनट का वीडियो हो चुका है, फिर भी मैंने आपको कहा है कि मैं आपसे और भी मेथड डिस्कस करूंगा। ये सबसे बेस्ट मेथड मैं मानता हूँ। ठीक है,
और मैं जब सीआई पढ़ाऊंगा तो इस मेथड पे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको एक डिटेल मेथड भी बता ही देता हूँ। जो बच्चे डिटेल मेथड के आदी हैं, अब उनको सब चीज़ें तो मैं यहाँ नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं तो सिर्फ अगर करूँगा तो क्वेश्चन इसी मेथड से करूँगा जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, अब चलिए डिटेल मेथड देखते हैं। जो 10th वाला मेथड है उसमें हमारा मिश्र धन का फॉर्मूला होता है दोस्तों। जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। ठीक है, तो ये मेरा मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत आसान सा है, वो वैल्यू पुट करिए। आपको मिश्र धन चाहिए, बोल हाँ मेरे को मिश्र धन चाहिए, तो आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। प्रिंसिपल एग्जामिनर दे दिया आपको 37,500। 1 प्लस दर कितनी रखोगे आप? 8%? नहीं भाई, तरीका तो वही है। अगर आपको हाफ ईयरली काउंट करना है तो दर आपकी आधी होगी, दर 4% ही होगी, और समय जो होगा, तो टाइम होगा, वो होगा 3 साल। ये तो आपको यहां भी करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 8% करके करते हैं तो आपका सवाल का आंसर गलत आएगा। ठीक है, आपको दर अगर हाफ ईयरली काउंट करना है तो उसको पहले ईयरली में बदलो आप। ठीक है, तो दर आधी होगी, समय दुगना करेंगे, तो दर आधी किया मैंने 4/100 की पावर समय 3। ठीक है, फिर बच्चे आप इनको कर रहे होंगे कैसे? 37,500 गुना 104, 100 एलसीएम लोगे, 100 प्लस 4 104 बटे 100 की पावर 3। ठीक है, तो ये आपका आ रहा होगा, क्या आएगा? 25 और 26, 4 से जब आप काटोगे तो 26/25 आ रहा होगा आपका। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेशन कैसे करोगे? 37,500 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26 बटे 25 गुणा 25 गुणा 25। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन करके आप फाइनल इस तरीके से उत्तर ला दिए होगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो यहाँ भी है, कैलकुलेशन वहाँ भी है, लेकिन वहाँ थोड़ी सी इजी कैलकुलेशन मिलेगी आपको इसके कंपेयर में। ठीक है, अब आप देखिए, इनको गुणा कर लोगे ना, हवा निकल जाएगी आपकी, एक बार करके देखना सही ढंग से। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, 10th का मेथड है। ठीक है, एक मेथड और है। ठीक है, अब बहुत सारे मेथड है यार, क्या क्या डिस्कस करें, जब सीआई पढ़ाएंगे आपको अच्छे से पढ़ाएंगे उनमें। ठीक है, तो एक मेथड और भी होता है, जैसे 4%, आप 4% से ही निकाल लेते हो 25, 1/25, तो 25 का, अब आपको पता है कि 3 साल है तो 25 का क्यूब यहाँ पर लिख देते हो। ठीक है, और इस तरीके से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर करके निकाल लेते हो। ये भी मेथड है इसको करने का, जो आपसे बाद में डिस्कस करेंगे, कभी अगला कोई सवाल आएगा तब। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी आप देखते रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए इस चैनल के माध्यम से। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं जो भी। देखिए, अगर आप मेरा कोई मकसद नहीं है इस जो एनटीपीसी सीरीज है इसको चालू करने का। ठीक है, मैंने आपके ही लिए की है ये सीरीज शुरू, और इसमें मैं आपके लिए मैथ और रीजनिंग जो भी क्वेश्चन मेरे को मिलते रहेंगे इसमें लगातार मैं कराता रहूँगा, चाहे वो मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो। ठीक है, तो बस आप जो भी आपका साथी एनटीपीसी की या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उसे आप ज़रूर बताएं, और उसको बताएं कि बढ़िया चीज़ें कवर की जा रही हैं। ठीक है, तो ये सब आपके लिए ही मैंने किया है, नहीं तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं तो खुद CISI कराने वाला था। ठीक है, लेकिन बार बार यही बात की, सर आप एक बार करा दीजिए, 10 सेट तो करा दीजिए मिनिमम, तो बिल्कुल कराएंगे आपको। लेकिन आपको इस चैनल को अब मैक्सिमम लोगों के बीच में प्रमोट करना है जो भी रेलवे की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको और बढ़िया से आपके सामने डिस्कस करूंगा इन चीज़ों को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।